नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री का सख्त रुख, 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। सदन में दूसरे दिन भी जारी रहा विपक्ष का हंगामा। केंद्र ने कहा 20% से अधिक एथेनॉल मिश्रण पर अभी तक कोई फैसला नहीं। एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय समय से 5 साल पहले पूरा किया। केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने राज्यसभा में दी जानकारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी युवा संवाद एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा युवा वृक्षारोपण और राष्ट्र सेवा का लिए संकल्प। युवाओं को भी मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में शामिल करने का ऐलान। और सब्जी बेचने वाली की बेटी ने नीट यूजी परीक्षा की पास। परीक्षा के लिए की थी कड़ी मेहनत। कहा डॉक्टर बनकर समाज के गरीब लोगों की करूंगी मदद। बेटी की उपलब्धि पर माता पिता हुए बेहद खुश। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और इन समझौतों में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी किसान को कोई नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी देश या समूह के साथ समझौता करे, किसानों के हितों की रक्षा सर्वोपरि रहेगी। इसलिए ये मुक्त व्यापार समझौते किसानों के हित में भी हैं और देश हित में भी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन सकारात्मक माहौल में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है। उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट, उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया। वहीं आज मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा और कई बार दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई, जिसके चलते दोपहर बाद दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिए गए। सरकार ने पेट्रोल में मौजूदा 20% से अधिक एथेनॉल मिश्रण पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और आने वाले समय में कोई भी फैसला वैज्ञानिक अध्ययन और पक्षकारों से चर्चा के बाद लिया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने राज्यसभा में दी। उच्च सदन में लिखित जवाब में गोपी ने कहा कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का अपना लक्ष्य तय समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया गया है। इसे 2 दशकों से ज्यादा समय तक चरणबद्ध तरीके से लागू करने के बाद पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का औसत स्तर 2013-14 में लगभग 1.53% से बढ़कर 2025-26 एथेनॉल आपूर्ति वर्ष के दौरान 20% तक पहुंच गया है। उधर भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान आज सड़कों पर उतर आए। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान को लेकर पुलिस ने हरियाणा पंजाब सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर को सील कर दिया। वहीं अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। शंभू बॉर्डर पर कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। बॉर्डर के बंद होने के कारण दिल्ली और पंजाब आने जाने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। जीआरपी थाना प्रभारी हरीश कुमार के मुताबिक सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। सभी ट्रेनों को जो है चेक किया जा रहा है, जो भी यात्री हैं उनको चेक किया जा रहा है और प्लेटफॉर्म और जो हमारे पार्किंग एरिया है उनको भी चेक किया जा रहा है। नहीं, पंजाब से आने वाली ट्रेनों को तो चेक किया जा रहा है, जो दिल्ली से पंजाब जा रही है उनको भी चेक किया जा रहा है। दिशा निर्देश तो स्पष्ट है कि भाई चेकिंग अभियान करना है, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जो है ट्रेनों में आवागमन ना करे, जो स्टेशन जो है उसको खराब ना करे। वैसे तो डे नाइट से चल रही हैं ड्यूटियां, लेकिन हमारे 50 के करीब जो है मुलाजिम जो है आज चेकिंग अभियान में लगे हुए हैं। वहीं अंबाला डिपो के महाप्रबंधक अश्विनी कुमार ने बताया कि सभी बसें सुचारू रूप से चल रही हैं और तय रूट से बसों को पंजाब भेजा जा रहा है।
जारी की गई है उसके अनुसार हम जो है वैकल्पिक रूट है, जैसे जो लुधियाना साइड में बसें जा रही हैं वहाँ जीरकपुर तक से हम टर्न करा रहे हैं, और जो पटियाला है वो जो हमारा घनौर साइड का रूट है इधर से उधर से हम गाड़ी को ले रहे हैं। बस रूट डाइवर्ट है तो उसका जैसे भी आगे पुलिस की एडवाइजरी आएगी उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के पिंजौर में युवा कल्याण समिति के सदस्यों एवं किसानों से संवाद किया और वृक्षारोपण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने युवाओं से वृक्षारोपण, जल संरक्षण, स्वच्छता, नशा मुक्त हरियाणा और राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 21 राजकीय विश्वविद्यालयों में युवा समितियों का गठन किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में इन विश्वविद्यालयों के 210 युवा प्रतिनिधि उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं। हर गांव पेड़ों की छांव योजना, हर घर हरियाली, पौधगिरी, ऑक्सीजन सिटी, नगर वन और हर्बल पार्क जैसी पहल के साथ प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 आइटम पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को भी मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में शामिल करने की घोषणा की। इस स्तर के ऊपर भी हमारे बच्चे इसके अंदर शामिल हों, पौधारोपण करें, स्वच्छता की तरफ ध्यान दें, और सबसे बड़ी बात है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चाहे हम खेलों की तरफ ध्यान दें, खेलों के अंदर भी हम उसके अंदर हैं, वो एक्स्ट्रा हमारी स्किलिंग होती है, उसमें हमें इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक होते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को लेकर के बोलते हैं कि हमें एक पेड़ माँ के नाम लगाना चाहिए, और उसमें आज पौधारोपण भी आप सबने किया है। अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा भी करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सोनीपत में 116 एकड़ और यमुनानगर में 11 एकड़ भूमि पर नगर वनों का विकास किया गया है। वहीं कुरुक्षेत्र के 48 कोस की परिधि में स्थित 134 तीर्थ स्थलों पर पंचवटी वाटिका बनाने की शुरुआत की गई। औषधि पौधों एवं वनस्पति के संरक्षण के लिए पूरे राज्य में 53 हर्बल पार्क बनाए गए। को छुआ है, साथियों उन्होंने किसी न किसी विचार को लेकर के अपना करके उसको पालन किया है, उसको जीवन में उतारा है। साथियों यही विचार आप जब यहां से लेकर के जाएंगे तो विकसित भारत, विकसित हरियाणा के निर्माण में ये सबसे बड़ी युवा साथियों शक्ति बनेगा। इसी विश्वास, इसी संकल्प और इसी ऊर्जा के साथ साथियों मैं एक बार फिर आप सभी इस प्रशिक्षण शिविर एवं वृक्षारोपण अभियान में आप जुड़े हैं, इसके लिए मैं आप सबका हार्दिक बधाई भी देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंजाब दौरे के दौरान जालंधर की नूर महल स्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पहुंचे और संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज को नमन किया। नायब सिंह सैनी ने संस्थान में आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संत महापुरुष समाज को सत्य, सेवा, आध्यात्मिकता और मानवता का मार्ग दिखाते हैं और उनके विचार समाज को सद्भाव, संस्कार और नैतिक मूल्यों की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऐसे संस्थान समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਤਹਾਸਾ ਖਾਦ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੜ ਰਿਹਾ, वातावरण के उत्ते प्रभाव पड़ रहा, जलवायु पे। प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती पर 27 सितंबर को नूंह में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह की तैयारी को लेकर कल इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला नूंह पहुंचे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि इस बार जयंती कार्यक्रम 25 सितंबर की बजाय 27 सितंबर को होगा। मेवात क्षेत्र के लोगों का देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के प्रति विशेष सम्मान और विश्वास रहा है। चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर जो स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, उसके बाद नूंह में मनाएंगे।
पहले हम इसको 25 तारीख को करते थे, लेकिन ये जो शेड है मंडी का या ये जो बीच की जगह है ये बहुत छोटी है, इसलिए मैं इन अपने पार्टी के साथियों की जिम्मेवारी लगाऊंगा कि बाहर कहीं खुले खेत में 20-30 एकड़ जमीन लो और उसमें जाकर के हम उस रैली को करेंगे। अकेला मेवात ही मुझे उम्मीद है कि लाखों की संख्या में अकेला मेव आएगा, जो टेंट लगाएंगे उसको भर देगा, क्योंकि मेवात के लोगों की श्रद्धा चौधरी देवीलाल के प्रति बहुत बड़ी है। चौटाला साहब ने, चौधरी देवीलाल ने मेवात के लिए अनेक इस तरह के काम किए हैं जो मैं भूल नहीं पाएगी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक मूलचंद शर्मा ने वार्ड 1 में पार्क का शिलान्यास किया और पौधारोपण भी किया। इस पार्क के निर्माण पर लगभग 1 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत आएगी। पार्क के बनने से गांव रनहेड़ा खेड़ा, सेक्टर 25 और राजीव कॉलोनी के लोगों को फायदा होगा। अटल पार्क के बाद यह क्षेत्र का दूसरा बड़ा पार्क होगा, जिसमें ओपन जिम, सेल्फी पॉइंट, बच्चों के खेलने के लिए विशेष सुविधाएं होंगी। इस अवसर पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि पार्क में लोग सैर कर सकेंगे और बच्चों को भी खेलने के लिए उचित स्थान मिलेगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों से पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए पौधारोपण करने और लगाए गए पौधों की देखभाल करने की अपील की। और ये पार्क चाहे झूले हो, जिम हो, चेयर हो, और ये सुंदर पार्क बनेगा, बच्चों को खेलने के लिए बनेगा। और लगातार जो वार्ड नंबर 1 में जो बल्लौड़ विधानसभा का पार्ट है, और बल्लौड़ विधानसभा में उसके विकास की शुरुआत, और मुकेश जी एक ऐसे पार्षद हैं जिस काम दे दिया उस काम को पूरा करने में सक्षम है। और जितने बल्लभगढ़ क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे कॉलेज की बात करें, चाहे ई लाइब्रेरी की भी हमने अगले उसमें उद्घाटन करने वाले हैं, जो 5 करोड़ की लागत से सेक्टर 25 बनने वाली है, जो आम बच्चों को लाभ मिलेगा। भाजपा विधायक ने आगे कहा कि युवाओं के लिए जल्द ही अत्याधुनिक पुस्तकालय भी बनाया जाएगा, जहां वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों और उनका जीवन आसान बने। और सबसे ज़्यादा पूरे कोने कोने से, देश के कोने कोने से लोग यहाँ रहते हैं, अपना कारोबार, व्यापार, नौकरी, उद्योग में काम करते हैं। और वर्करों को भी लाभ मिलेगा कि छुट्टी का समय हो, शाम का समय हो, बैठ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, घर जा सकते हैं, कि इसके चारों तरफ कॉलोनियाँ लगी हुई हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट सेक्टर 25 में जी, वार्ड नंबर 1 में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। आज इसका उद्घाटन किया भाई मुकेश जी ने, मैंने और सभी लोगों ने इसका उद्घाटन किया। और लोगों को अटल जी, अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी और लोकप्रिय सांसद केशवपाल गुर्जर जी के नेतृत्व में और लगातार विकास को गति मिल रही है। नीट यूजी परीक्षा में जीन की बेटी आरजू ने 6227वां रैंक हासिल किया है। आरजू के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और उसके पिता गली गली घूमकर सब्जी बेचने का काम करते हैं। आर्थिक तंगी के बाद भी आरजू ने हार नहीं मानी और परीक्षा पास कर मिसाल पेश की। आरजू ने बताया कि उसने परीक्षा को लेकर कड़ी मेहनत की और कोचिंग भी ली, जिससे उसे सफलता मिली। उन्होंने कहा कि वे एक संवेदनशील और सफल डॉक्टर बनकर समाज के गरीब वर्ग की मदद करना चाहती है, जो महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा पाते हैं। मैंने अपने दादाजी का और अपने मम्मी पापा का सबका सपना पूरा किया है। इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को और टीचर्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरा हर मोड़ पे बहुत अच्छे से साथ दिया। मेरे पापा सिर्फ एक सब्जी का काम करते हैं, उन्होंने जिस तरह से फीस दिया वो सिर्फ हम ही जानते हैं। मैं डेली 7-8 घंटे लगातार पढ़ती थी, लेकिन जो पढ़ती थी अच्छे से पढ़ती थी। जो ये सपना था डॉक्टर बनने का, ये मेरे अंदर जब मैं 6th क्लास में थी तब जागा। मानती हूँ कि मैं एक सफल डॉक्टर बनूंगी और मैं गरीब लोगों की बहुत सहायता करूंगी, क्योंकि मैं खुद ऐसे परिवार से उठी हूँ जहाँ डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल काम होता है। वहीं छात्रा के पिता ने कहा कि बेटी ने परीक्षा पास कर उनकी मेहनत को सफल कर दिया है। मां पूनम ने बताया कि उन्होंने 1-1 रुपया जोड़कर बेटी की कोचिंग की फीस दी।
मेरा ये सपना था कि मेरी बेटी एक सफल डॉक्टर बने, और बेटी ने अपना जी तोड़ मेहनत करके मेरा सपना साकार करने का काम किया है सर। बेटी 8 से 10 घंटे तक लगातार पढ़ती रहती थी। ये बचपन से ही पढ़ाई में कुशार्क बुद्धि और तेज दिमाग से हमेशा अव्वल रही है। बेटी का भी सपना था जब छोटी सी थी, तो तभी से ही इसके मन में लगन थी कि एक दिन मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बनूं। बहुत मुश्किल से, जैसे हमने ये सोचा भी नहीं था कि हम बेटी को कोचिंग दिलाएंगे कि डॉक्टर बन जाएगी हमारी बेटी। हमने कदे ये नहीं सोचा था। जैसे हमारे घर का काम ही ऐसा था सर, बजट के हिसाब से हम करवा नहीं पाते थे सर। बहुत मुश्किल से पापा ने कोचिंग की फीस भी पे की है, और बेटी का जैसे सपना पूरा हो गया सर, हमारा सभी का सपना पूरा कर दिया बेटी। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज से खंड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता शुरू हो गई है, जिसपे पलवल, होडल, हथीन, हसनपुर खंड के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सहायक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जसबीर तेवतिया ने बताया कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आज से लेकर 5 अगस्त तक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में अंडर 14, 17 और 19 साल के लड़के और लड़कियां हिस्सा ले रहे हैं। जो खिलाड़ी खंड स्तर पर जीतेंगे वो 3-4 अगस्त को होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। खेल प्रतियोगिता में 33 प्रकार के खेल शामिल किए गए हैं। ये प्रतियोगिता प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें हमारे इंडोर गेम है, कबड्डी है हमारे, उसके साथ साथ हमारे बैडमिंटन है, योगा है, और साथ में हमारे जूडो कराटे की टीम। आज ये गेम हम करा रहे हैं। रेसलिंग की आज हम वेट करा रहे हैं, उसके बाद रेसलिंग कराएंगे। हमारा मेन उद्देश्य तो यही है, हमारे जो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन खेलों में भाग लें और अपने देश का और प्रदेश का नाम रोशन करें, हष्टपुष्ट रहें, यही हमारा उद्देश्य। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ी बेहद उत्साहित दिखे और कहा कि उन्होंने खूब मेहनत की है। सुभाष चंद्र स्टेडियम में कबड्डी के खेलों के लिए इकट्ठा हुए हैं। सरकार के सारे खेलों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। सरकार की बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पर आज ब्लॉक लेवल खेल हो रहे हैं। सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट लिया है बास्केटबॉल टीम में। कैथल में भी खंड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें 12 खेल स्पर्धाओं में लगभग 7,000 खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। इन खेलों में जीतने वाली टीमें जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुनी जाएंगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी हिस्सा लेना चाहिए, जिससे युवाओं की खेलों में रुचि बढ़ेगी। वहीं कोच ने कहा कि सरकार की खेल नीति से युवा बेहद प्रभावित है और युवाओं का खेलों की ओर रुझान लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि युवा खेलों में भाग लेने से नशे से दूर रहकर एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए दिन रात अभ्यास कर रहे हैं। सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, जो ये टूर्नामेंट करवा रही है, जिससे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम आगे खेल सकें, और हमें स्कॉलरशिप भी देते हैं, डाइट का भी ध्यान रखते हैं और बहुत कुछ करते हैं। जब कोई इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे मेडल लेके आता है, वो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात होती है। तो सरकार उन्हें स्कॉलरशिप भी देती है, जो भी प्रोवाइड करवाती है, और आगे उनकी फैसिलिटीज का ध्यान रखती है। जब भी कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल पर खेल के आते हैं तो उन्हें भारी इनाम दिया जाता है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है उनको कामयाब करने के लिए। यहाँ पर बच्चों का जो स्ट्रक्चर, हमारा जो बेस है बच्चों का, यहीं से स्टार्ट होता है। और नर्सरी की जो बात चल रही है, सरकार ने बड़ी अच्छी शुरुआत की है। नर्सरियों में तो बच्चे बेस्ट कोच लेके आई है, और खेलों को जो प्रमोट करने का जो आश्वासन दिया सरकार ने, उसकी पहल सर बहुत चरमसीमा पर चली हुई है सर। सबसे बड़ा है कि बच्चों को फोन से डाइवर्ट कर दिया इस गेम ने। दूसरा क्या है कि बच्चा जब फोन से दूर हो गया, ग्राउंड से जुड़ गया, जब वो ग्राउंड पे आता है तो बच्चा ऑटोमेटिक क्या है, अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार फीफा विश्व कप जीत लिया है। स्पेन ने अतिरिक्त समय में एक खिलाड़ियों ने देखा और अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट किया। एक भी मैच अभी तक नहीं हारी थी, वो फाइनलिस्ट बने। और दूसरी टीम जो उनके साथ टक्कर की टीम थी अर्जेंटीना, उनके साथ उनका फाइनलिस्ट मैच हुआ। स्कोर की बात करें तो 1-0 स्कोर रहा, बहुत कांटे की टक्कर रही थी। दोनों टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। कल स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना का फाइनल मैच हुआ था। कल बहुत अच्छा मैच लगा। अर्जेंटीना बहुत अच्छा खेली थी, स्पेन भी बहुत अच्छा खेली, और लास्ट में स्पेन ने 1-0 से मैच को विन किया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित UWW वर्ल्ड रेसलिंग सीनियर विश्व रैंकिंग सीरीज में हिसार की अंतिम पंघाल और निशो ने पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है।
अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम भार वर्ग में चोट लगने के कारण फाइनल मुकाबले से बाहर हो गई थी, जिसके चलते उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अंतिम ने कहा कि उसका लक्ष्य आने वाले एशियन गेम्स में बेहतर प्रदर्शन करना है। वहीं निशु ने कहा कि अब उसका फोकस सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप पर है। वैसे तो मैं मतलब पॉइंट से आगे थी, लेकिन लास्ट के जब 2 मिनट थे ना, तो उसमें फाल की पोजीशन आ गई थी, पूरी बाउट वहीं पे निकल गई फिर। पर यह अच्छी बाउट हुई थी, उसके साथ ज़्यादा अच्छी बाउट हुई सबसे। मेहनत तो लगातार चलती रहती है, ये तो है नहीं कभी मेहनत बंद करनी है। पूरे साल ही कंपटीशन चलते हैं, कभी नेशनल कभी बाहर के, मतलब ऐसे। अभी एशियन गेम्स आने वाले हैं, सीनियर वर्ल्ड की ट्रायल है, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी। मैं पूरी तैयारी के साथ गई थी और बहुत अच्छा रहा मेरा टूर्नामेंट। मेरी सेकंड बाउट थी स्वीडन के साथ, वो मेरी थोड़ी टफ थी। मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। अभी सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी है मेरी और बहुत मेहनत करनी होगी। यहाँ पे कोच है हमारे सियानंद सर हैं, राजेश सर हैं, सुनील सर हैं, कृष्ण सर हैं, साई के और JSW के हैं वो, और खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे बहुत हेल्प करते हैं। कुश्ती कोच सियानंद दहिया ने कहा कि अंतिम स्वर्ण पदक की दावेदार थी, लेकिन कंधे में चोट के कारण आखिरी मुकाबले से नाम वापस लेना पड़ा। आने वाले समय में एशियन गेम्स में अंतिम अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने आगे कहा कि निशु ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन साजी से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आगे अभी एशियन गेम्स हो रहे हैं। अंतिम तो एशियन गेम्स में खेलने जा रही है 53 kg में, तो इससे खिलाड़ी का मनोबल तो बढ़ेगा ही। साथ में अब एशियन गेम्स में क्या होता है कि रैंकिंग मिलती है, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनको अलग अलग पूल में डाला जाता है, तो उसमें इस सीरीज़ से इससे उसके नंबर बढ़ाएंगे और एक पूल अच्छा मिलेगा अंतिम को। प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश हुई तो कई आज भी सूखे रहे। अंबाला और करनाल में बरसात से मौसम सुहावना हो गया और गर्मी से लोगों को राहत मिली। अंबाला में तो सुबह से रुक रुक कर तेज बारिश होती रही। कई दिनों से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे और आखिरकार आज हुई रिमझिम बरसात से उनके चेहरे खिल गए। वहीं उप कृषि निदेशक जसविंदर सैनी ने बताया कि 23 जुलाई तक हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बारिश सभी फसलों के लिए लाभदायक है, विशेषकर धान की फसल के लिए। इसके अलावा ज्वार और गन्ने की फसल को भी इससे काफी फायदा मिलेगा। बारिश होने से किसान भी बेहद खुश नजर आए। आज बारिश पड़ी है, काफी दिनों बाद गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम ठंडा हो गया, बढ़िया हो गया मौसम। बारिश पड़ी, बहुत अच्छा सुहाना मौसम हो गया। बहुत ही गर्मी थी यहाँ पर, अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। IMD में 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक मौसम का पूर्वानुमान में बारिश की संभावना होती है हरियाणा के अधिकतर भागों में। तो आज जैसे 20 तारीख है, हमारे अम्बाला जिले में भी आज बस बारिश हो रही है। अभी जो रिपोर्ट है नारायणगढ़ एरिया में थोड़ी ज़्यादा हुई है, यहाँ में भी लगातार बूंदाबांदी चल रही है और ये सभी फसलों के लिए बड़ा अच्छा है, खासकर धान के लिए या हमारे ज्वार गन्ने की फसल है उनके लिए। हमारा 5 या 7% ट्रांसप्लांटिंग के लिए एरिया रह रहा है, नगल एरिया, तो वो भी लगभग इससे पूरा हो जाए। सिरसा में भी बीती रात से बारिश हो रही है, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। जिले में धान की रोपाई अब अंतिम चरण में है। गर्मी के कारण कपास, ग्वार और बाजरे की फसल झुलसने लगी थी, लेकिन बारिश ने फसलों में जान डाल दी। उप कृषि निदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज ने बताया कि जिले में अब तक लगभग 1,55,000 हेक्टेयर में धान लगाई गई है। वहीं 1,29,000 हेक्टेयर में कपास, 5,000 हेक्टेयर में बाजरा और 7,000 हेक्टेयर में मूंगफली की बुआई की गई है। जिले में अब तक लगभग 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो फसलों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। ग्वार की फसल खत्म होने की कगार पे थी, उसको जीवन दान मिलेगा। बाजरे की फसल को पानी नहीं लगाना पड़ेगा, बाजरे की फसल बढ़िया होगी। कॉटन की फसल में थ्रिप्स की बीमारी आ रही थी, अधिक तापमान से उसकी रोकथाम होगी और कॉटन की ग्रोथ होगी और उसके अंदर फ्लावरिंग अच्छी आएगी। इसके साथ साथ जो धान की फसल थी उसके अंदर DSR को जीवन दान मिलेगा, क्योंकि DSR को बारिश की बहुत जरूरत होती है। धान के अंदर पानी नहीं रुक रहा था अधिक गर्मी की वजह से, अब पूरे धान के अंदर पानी भी रुकेगा और अधिक तापमान के कारण जो इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा था, इसलिए खाद भी काम नहीं कर रही थी। अब सभी प्रकार के खाद और बढ़िया काम करेगी और फसल की ग्रोथ भी बढ़िया होगी और धान।
वहीं किसानों ने बारिश को फसलों के लिए संजीवनी बताते हुए कहा कि बारिश से उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है। बरसात देखो जी ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤ ਧਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਈ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ नहीं है, ट्यूबवेल वगैरह नहीं है, अकेले नहरों के सिर पर डिपेंड है, उनका वैसे भी कुछ हल्के पानी वालों खेतों का भी धान बिल्कुल जल गया है। दोबारा रुपाई कर रहे हैं लोग, पौध नहीं मिल रही, पनीरी नहीं मिल रही गांव से, वो सारी दोबारे लगा रहे थे, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। चलो कल से परमात्मा ने बहुत मेहरबान हुए हैं, कुछ एरियो में पानी बरसात हुई है, सिरसा में भी हुई है, रानिया में तो काफ़ी ज़्यादा हुई है। इससे लोगों का मन खिल रहा है, चेहरे खिल रहे हैं। गंगोत्री धाम में 17वां विशाल भंडारा लगाने के लिए कैथल का गोमुख कावड़ सेवा मंडल धाम के लिए रवाना हो गया है। सेवा मंडल गोमुख से कावड़ लाने वाले कावड़ियों और 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर साल भंडारा लगाता है। ये भंडारा 11 दिनों तक चलता है, जहां श्रद्धालुओं को खान पान, रहने और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। मंडल के संरक्षक अमन आहूजा ने बताया कि भोलेनाथ के भक्तों के लिए भंडारा लगाकर मन को असीम शांति मिलती है। भंडारे के लिए बड़ी तादाद में लोग दान देते हैं और वहां जाकर भी सेवा करते हैं। कैथल की तरफ से और कैथल वासियों की तरफ से कैथल से गंगोत्री धाम पर 17वां विशाल भंडारा लेकर जा रहा हूं। हमारी मंशा तीर्थ यात्रियों और कांवड़ियों और 4 धाम के हर लोगों के लिए भंडारा, चिकित्सा और हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिसमें हमारी मंशा ये रहेगी कि कावड़ और हर तरह के काम के बाद लोग भगवान की तरफ ध्यान रखें और किसी भी तरह के नशे पते से बचे रहें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।